हेलो एवरीवन, मैं विष्णु बदनवाल आप सभी लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु केम। इस चैनल के माध्यम से हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते रहते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को मेजर करते हैं। स्पीड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका रेट क्या है। रेट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में छोटे मोटे बहुत से सारे टॉपिक होते हैं जिसका हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं जो मेन पॉइंट होता है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी आता है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। तो वन बाय वन करके हम आपको सीक्वेंस के माध्यम से आपको एक बता देंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम उसे कैसे मेजर करते हैं, हम उसे किसके माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं और इसे हम कैसे रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रखा है मैंने A प्लस बी इक्वल टू सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन दिया रहे तो आप उसका जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है उसे आप कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्शन के स्पीड यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन the rate law expression or rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant species। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, बस बता दे रहे हैं। तो इसे आप एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ ए रिएक्टेंट स्पीसीज ऑफ एनी रिएक्शन। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे हम अगर हटाते हैं तो आपका एक ये प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, तो इसे हम जब हटाते हैं तो ये आपको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग को नाम देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो जाता है रेट कांस्टेंट, इसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए क्या निकल गया, किसी भी रिएक्शन का जो अगर हमें ये रिएक्शन है तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं, तो R इक्वल टू के ए बी। तो ये तो बात हुई रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक्चुअल में होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को लेते हैं तो इसे हम सिंपल वे में लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम ए के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू, अगर ये प्रोडक्ट है इसका साइन होता है प्लस, ये आप लोग अपनी किताबों में पढ़ रखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार आपको फिर से निकाल कर देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। ये देखिए ये आपका है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माइनस डी ए है ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसा कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई रिएक्टेंट आपस में कोलाइड होता है तभी आपका प्रोडक्ट बनता है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज ही होगा, तभी अगला प्रोडक्ट बन पाएगा, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि हर एक पॉइंट, हर एक स्पीसीज क्या होगा, रेट क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ए है, बी है और सी है, तो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी ओवर डी टी। यहाँ पर ए बी सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे जो अगला टॉपिक है वो आपका है मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम बहुत सिंपल वे में कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन नोन एज मॉलिक्यूलरिटी।
तो देखते हैं, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस रिएक्शन में अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपका, एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 2। तो जितने मॉलिक्यूल अवेलेबल होते हैं रिएक्टेंट में वो आपका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है। मॉलिक्यूलरिटी में एक चीज़ आपको ये देखना होता है कि आपका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोलिजन में जो है कि डायरेक्शन आगे आप पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में, तो उसमें बताया जाता है कि जितना ज़्यादा कोलिजन होने की संभावना रहती है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, इस वजह से इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है 2, 1, 3 और इससे ज़्यादा नहीं होता है, ये आपका मैक्सिमम यही होता है। इसमें एक पॉइंट और होता है, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है। जबकि ऑर्डर ऑपरेशन आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखते हैं कि वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट इक्वल टू द जीरो। तो ये सब चीज़ें मॉलिक्यूलरिटी में देखा जाते हैं। तो दो प्रकार के रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, एक होता है सिंपल रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कोई भी सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम डिसाइड डायरेक्टली नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाती है। अब अगर 2 होता है तो 2 हो जाता है, 3 होता है 3 हो जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले इसे हम समझते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में प्रोसीड होता है। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है जिसमें 3 स्टेप में कोई रिएक्शन आपका हुआ है। यहाँ से रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है। जैसे कि इसके पहले आपने देखा था एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता था, इसमें कोई भी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करता था और आपको प्रोडक्ट दे देता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका रिएक्शन मोर देन 2 स्टेप या मोर देन 1 स्टेप में प्रोसीड होता है, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसमें देखते हैं 3 स्टेप रिएक्शन होते हैं। एक को हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, एक को देखते हैं इक्वेशन नंबर 2, एक को देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें हर एक रिएक्शन आपका मेजर रिएक्शन नहीं होता, इसमें कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपका स्लो स्टेप होता है और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आपका फास्ट स्टेप में होता है, मतलब कि तुरंत कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो आपका स्लो होता है। जैसे अगर हम मान लें कि ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट स्टेप में हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, स्लो स्टेप में हो गया, दिस वन आल्सो कंप्लीटेड बाय फास्ट मैकेनिज्म। तो हम इस केस में पहले तो ये समझ लेते हैं कि दिस रिएक्शन बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जो सिंगल स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन में देखिएगा कि आपको 1, 2, 3 एलिमेंट्री रिएक्शन आपको मिले हैं। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो हम इसमें एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो रिएक्शन आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन आपका स्लो होता है वही रिएक्शन आपका रेट डिटरमाइंड रिएक्शन होता है। तो इस केस में देखिएगा कि ये आपका फास्ट है तो इट विल नॉट इक्वल टू द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये आपका स्लो है तो ये आपका डिटरमाइनिंग स्टेप शो करता है। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही आपके पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मानी जाती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है, लेकिन ये आपका क्या है, डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम नहीं कंसीडर करते हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 3 है, लेकिन ये भी आपका क्या है, फास्ट मूवेबल है, इसलिए हम इसके मॉलिक्यूलरिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन ये देखिए ये जो आपका रिएक्शन हुआ है ये आपका कैसा है, स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम कंसीडर करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को। तो जैसा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस दिए गए रिएक्शन की। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 1 हो गई।
किस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है और किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। तो ये तो बात हुई मॉलिक्युलरिटी की। अब हम आगे आपको डिस्कस करते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए हो सकता है आपको एक लेक्चर और इंतजार करना पड़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।